मूर्ति भंजकता और आधुनिक काल की तार्किकता अगर एक साथ कहीं देखनी हो तो शिवपूजन जी में देखी जा सकती है। वो मजाक दोनों करते रहते थे, तो एक छोटी सी बात आपसे साझा करूं। इनका पटना में जो निवास स्थान था जिसमें वे रहते थे वो मीठा भगवानपुर, पिताजी कहते थे भगवान रोड मीठापुर पटना, मंगल मूर्ति जी ऐसे ही था। तो एक बार हंसी में उन्होंने कहा कि अच्छा है, अब देवत्व तो आपका भगवान रोड से प्रकट है और मीठे आप हैं ही, और स्वभाव आपका ऐसा है कि सबसे पटना ही पटना है, तो आपका जो पता है वो आपके अंतरतम का भी पता है। अब मैं जितनी साधना से, जितनी प्रज्ञा से इन्होंने संपादन किया है वो उसके लिए इनका स्वागत करती हुई मैं आगे श्री हमारे गुरुवर आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी का आह्वान करती हूँ कि वो आए और इसको नए सिरे से अपनी दृष्टि से व्याख्यान करें। ये लोकार्पण का समारोह वस्तुतः ऐतिहासिक है। ये जो ग्रंथावली है प्रकाशित हुई है, ये ग्रंथावली सचमुच जैसा कि मंगल मूर्ति जी ने कहा है वो महागाथा है, युग गाथा है। ये अगर एक महीना इसके लोकार्पण होने के बाद कुछ समय मिलना चाहिए पढ़ने का इसे, और इसके बाद उस पर विचार करने का अवसर मिलता तो ज़्यादा। ये जो हो रहा है वो भी उचित ही है, सर्वथा उचित है। उसके कई कारण हैं। एक कारण उसका सबसे बड़ा ये है कि ये पुस्तक मुझे कल ही मिली है शाम को, और देहाती दुनिया में पहले पढ़ चुका, और शिवपूजन जी के व्यक्तित्व से उसकी आहट, उसका आभास, उससे अद्भुत होना मुझे पता ही। लेकिन इसे मैंने कल शाम को भी उलट पलट के देखना नहीं, तो ये लगा कि अब जब तक मैं इसे पूरा पढ़ नहीं लूंगा तब तक शायद मैं कोई दूसरा काम कर नहीं सकता। ये उस एक बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े लेखक, और जिस आदमी में वो गुण था, वो क्षमता थी जिसकी आज बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत इसलिए भी है कि वो दुर्लभ हो गई है, वो है आत्मलोक की क्षमता। ये आत्मलोक शब्द मैंने आनंद मूर्ति जी के एक लेख में पढ़ा था जो उन्होंने शिवपूजन जी पर लिखा, और मतलब जिसे आप कहें कि आत्मलोक, ये शिवपूजन जी साहित्यकार भी थे और प्रथम कोटि के प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। उसके बारे में मुझे मौका मिले तो देहाती दुनिया पढ़ करके बाद के जो ग्रामीण कथाकार हैं वो उन कथाकारों से बड़े कथाकार हैं, उनको पूर्वज हैं जैसे, और बिल्कुल गांधीवादी मनोवृत्ति के। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पुस्तक, वो शिवपूजन जी साहित्यकार थे, और साहित्यकार ही नहीं थे, साहित्य सृष्टा ही नहीं थे, वो साहित्यकार सृष्टा भी थे। और उनकी तुलना उन्होंने साहित्यकार कितने बनाए हैं, जो साहित्यकार थे उनको कितने सुसंस्कृत, संशोधित और सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। ये मामूली काम नहीं है, ये बहुत, ये प्रतिभाशाली, प्रतिभावान और आत्मलोक की दुर्लभ, कहीं भी लोकोत्तर क्षमता से व्यक्ति कर सकता है, खासतौर उस समय में जबकि विज्ञापनबाजी और विज्ञापन हमारा एक बॉस बन गया है, हमारा मूल्य बन गया है।
ऐसे समय में ऐसे आदमी की बड़ी ऐतिहासिक जरूरत है। दुर्लभ क्षमता नहीं है, वो सहज ही नहीं होता। कुछ मूल्यों के कारण आप सहज होते हैं, कुछ मूल्यों के कारण आप सहज होते हैं। उन मूल्यों पर आक्रमण आप नहीं सह सकते, चाहे जो कुछ हो। उनका भाषा बोध, उनका भाषा भाव, जिसने देहाती दुनिया एक बार पढ़ ली है और गद्य जिसका संबंध देश प्रेम से है, भाषा का, जिसका संबंध अपने देश की संस्कृति से है, जिसका संबंध अपने यथार्थ से है, अपनी भावभूमि से है, जिसका संबंध अपने जातीय प्रेम और जातीय बोध से है, मूल्यों से है, मानवीय प्रेम से भाषा का और खासतौर गद्य का बहुत बड़ा संबंध। यहाँ बड़ी बहुत मुक्त, मैं भी मुक्त हूँ, लेकिन जब एक चीज को मेरा ध्यान गया उसकी भाषा पर, तो चमत्कृत और अद्भुत दोनों हुआ। मुझे अभी तक देहाती दुनिया किताब में पा खा गा जा छात्राज्ञा ये दुनिया नहीं मिली। करती हूँ मैनेजर जी से कि वो बात अपनी आगे बढ़े। आदरणीय नामवर जी, बड़े भाई सलाह जी, मंगल मूर्ति जी, राधा जी और अनंत मित्रों, मैं शिव जी के बारे में वो एक बातें कहने के पहले मंगल मूर्ति जी इस बड़े काम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और हिंदी के पाठक समुदाय की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूँ। बिहार में हिंदी साहित्य 4 अनूठे गद्य शिल्पी हुए। पहले है राजा राधिका रमण प्रसाद, दूसरे हैं शिवपूजन सहाय, तीसरे हैं राम वृक्ष बेली और चौथे हैं हरीश्वर नाथ रे। इन चारों के गद्य शिल्प के बारे में मैं केवल यही कह सकता हूँ एक शब्द में कि ये अनन्य है। शिवपूजन सहाय के गद्य शिल्प के बारे में संयोगवश विश्वनाथ जी ने इतना कहा है कि अब मुझे कुछ कहने की जरूरत है। शिवपूजन जी हमेशा 2 तरह का गद्य लिखा करते हैं, प्रबुद्धों के लिए अलग और देहात की सामान्य जनता के बीच के पढ़े लिखे लोगों के लिए अलग। स्वयं देहाती दुनिया की भूमिका में उन्होंने लिखा है, ग्राम सुधार की भूमिका में लिखा है कि ये मैं अपने गांव के लोगों के समझ में आने लायक भाषा लिख रहा हूं। बाद के दिनों में तो ये हुआ कि जो जितना कम समझ में आए वह उतना ही बड़ा साहित्यकार होगा, ये धारणा धीरे धीरे बन गई। दूसरी बात जो शिवपूजन जी के प्रसंग में मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, आज की मानसिकता दूसरी है। आज की मानसिकता ये है कि जो आज के लेखक हैं, साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वे स्थानीय होने के पहले राष्ट्रीय होना चाहते और राष्ट्रीय होने के भी पहले अंतरराष्ट्रीय हो जाना चाहते। हिंदी साहित्य की परंपरा बहुत पुराने भक्ति काल से ले सकते हैं, पर हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। केवल आधुनिक काल में जितने हिंदी के सचमुच बड़े लेखक हुए, कवि हैं चाहे लेखक हैं,
उनकी बुनियादी विशेषता ये है कि पहले वो स्थानीय है और उनकी स्थानीयता की जमीन पर ही उनकी भारतीयता खड़ी है या विश्व मानवता खड़ी। शिव पूजन सहाय हर प्रसंग में और हर तरह से स्थानीयता को महत्व देने वाले लेखक। स्वयं उनकी देहाती दुनिया, उनकी कहानियां ये सिद्ध करती हैं कि वो काल्पनिक राष्ट्रीयता और हवाई अंतरराष्ट्रीयता की चिंता बहुत कम करते थे। स्थानीयता उनके यहाँ ज्यादा है और उसी से देहाती दुनिया की आंचलिकता पैदा हुई। इस स्थानीयता का ही बाद में एक नाम आंचलिकता हो गया। विश्वनाथ जी ने उसकी आंचलिकता की भी चर्चा की, पर खास तौर से उस आंचलिकता का एक बड़ा भारी पक्ष था भोजपुरी भाषा से उनका प्रेम, जो उनके गांव घर की भाषा थी, उनकी मातृभाषा। और ये बताया कि साहित्य के ये गांधी थे हिंदी के, और ये भी कहा कि कैसे इनका काल बोध, इनके स्थान बोध में टप 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 टपकता है। आगे की बात बढ़ाएंगे हमारे परम पूज्य, हमारे सुप्रात नामवर जी। नया जन्मा है बच्चा, उसकी मुंह दिखाई आप लोग कर लीजिए। लोकार्पण हो जाए किताब का। उसके बाद दे दूंगा ना आप। ये कब हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो मैं मंगल मूर्ति को अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने पितृ ऋण पूरी तरह से अदा कर दिया। निश्चय ही शिव जी भाग्यशाली हैं कि उनको ऐसा आत्मज मिला है। और लगभग बहुत सी ग्रंथावलियाँ निकली हैं और असंतोष पर उनमें से अधिकांश हैं। कुछ ही हैं जो बहुत व्यवस्थित ढंग से सुसंपादित, बहुत थोड़ी सी हिंदी की ग्रंथावलियों में कह रहा हूँ जिसमें ये ग्रंथावली है जिसका नाम समग्र रखा है उन्होंने, और इस पर विचार किया कि ग्रंथावली अलग होती है और समग्र अलग होता है। और लगेगा आपको कि ग्रंथावलियाँ अलग ढंग की हैं। जितनी सुसंपादित मैं कह रहा हूँ वैज्ञानिक ढंग से जो आवश्यक तथ्य हैं वो सारे के सारे और क्रमबद्धता, जिल्दों का जिस तरह विभाजन किया है उन्होंने, सामग्री जिस तरह से दी है। मतलब मेरे गुरुदेव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए अभी जयदेव जी की एक छप करके आई है। आजकल बिजनेस हो गया है ग्रंथावली संपादन कैसे किया जाता है, ये इस शिवपूजन समग्र को पढ़ करके पता लगेगा कि कैसे और कितने वैज्ञानिक व्यवस्थित ढंग से जो आवश्यक चीज़ है कैसे जो कौन सी कहाँ हो
सारे तथ्यों को जांच करके पड़ताल करके दिया गया है। कहाँ उनका हस्तलेख दिया जाना चाहिए यह भी ध्यान में रखा है। इसलिए अत्यंत सुसंपादित ये शिव पूजन समग्र है, जो आदर्श है, मानदंड बन सकता है हिंदी के संपादन का। कहूँ एक युवा आदमी 47 में, क्या तो मेरी उम्र रही होगी, और वे इतने वरिष्ठ, फिर भी मैं जो कहना चाहता हूँ नैतिकता की, हर पत्र का उत्तर देना। जितने पत्र उन्होंने लिखे होंगे, आप सोचिए कितने पत्र उनके पास गए होंगे। अकेले उनकी पत्रावली का तो संगठन किया, संग्रह अगर किया जाए तो उनके लिखे हुए पत्र कितने हैं। इन चिट्ठियों से मालूम होता है कि उन्होंने हजारों पत्र लिखे। कलकत्ता में जब वो थे, मतवाला मंडल के साथ जुड़े हुए, तब से लेकर के उनके साथ, और ये भी कहूँ कि लगभग हिंदी साहित्य के 60-65 वर्षों का इतिहास, 20वीं शताब्दी के पहले दशक से लेकर के और अंतिम घड़ियों तक लगभग 70 वर्षों का इतिहास देखा नहीं है, बनाया है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक से मतवाला शुरू हुआ था, और मतवाला उस समय की कैसी पत्रिका थी, किन लोगों से होड़ लेती थी, इसका अंदाजा आपको कुछ निराला जी की रचनाओं से पता चलेगा, उग्र से पता चलेगा। और अंत तक हिमालय के बाद उन्होंने स्वयं, जिस राष्ट्रभाषा परिषद के थे वो निदेशक थे, स्वयं इतनी पत्रिकाएं निकाली हैं। वो एक आदर्श है कैसी पत्रिका निकाली जानी चाहिए, भाषा और साहित्य की दोनों की। ऐसे काम किए उन्होंने। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की ओर से, सभा की ओर से एक व्याख्यान माला उन्होंने शुरू की थी, जिसमें पहला व्याख्यान उन्होंने हमारे गुरुदेव आचार्य हरिहर सरगिरी से दिया था, हिंदी साहित्य का अधिकार। उसके बाद उन्होंने वासुदेव शरण अग्रवाल से 2 व्याख्यान दिलवाए थे, बाण भट्ट पर दिलवाए थे, कादम्बरी पर उन्होंने व्याख्यान दिए थे। तो उनकी जो योजना थी हिंदी साहित्य के निर्माण में, लेखक तो बहुत हो चुके थे, मैं लेखक के रूप में अभी उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अकेले एक आदमी ने वो काम किया जो अनेक संस्थाएं नहीं कर सकी। दुखद घटना है कि उनके बारे में मोनोग्राफ साहित्य अकेडमी ने नहीं निकाल रहा था। मैंने आग्रह करके कहा कि आप करवाइए और लिखिए मंगलमूर्ति। उस मोनोग्राफ के अलावा आप देखें तो क्या काम उन पर हुआ। बिहार में दुनिया भर के कूड़ा करकट भी छप रहे हैं, विश्वविद्यालय से छप रहे हैं, जिन लोगों का नाम भी नहीं ले रहा है कोई, लेकिन उन पर कितना शोध कार्य किया। ये सामग्री उपलब्ध है और मुझे विश्वास है कि अब इसकी जो क्षतिपूर्ति है, हम लोग इस मामले में पूर्ण होना भी नहीं जानते हैं। कम से कम ये हम लोगों के साहित्य के ऋषि हैं, और पितृ से तो मुक्त हो गए मंगलमूर्ति, लेकिन एक ऋषि ऋण हुआ करता है, वो हमारे साहित्य के ऋषियों में से है। उन ऋषियों से पूर्ण होने के लिए जरूरी नहीं कि उनके वंश के लोग, खानदान के लोग भी आएँ, उनके जात पात के लोग भी आएँ, बल्कि दूसरे लोग भी निकल करके, क्योंकि जो विश्वविद्यालयों में रिसर्च की आज परिस्थिति चल रही है, उसको देखते हुए मुझे भय है कि शायद इस ग्रंथावली का उपयोग भी शायद ही कहीं को, बिहार को तो छोड़ दीजिए उसका करे या न करे, लेकिन अन्यत्र कम से कम ये तो होना चाहिए। मैं अधिक समय न लेकर के अब कहूँगा कि हम सभी लोगों को अध्यक्ष के रूप में आशीर्वाद के 2 शब्द कम से कम विमल शाह जी से और से हम लोग को सुनने के लिए, क्योंकि आज हमारी उपलब्धि अनुसंधानकर्ताओं का वरदान सिद्ध हो, इस मंगल कामना के साथ में विमल बाबू जी को बुलाते हैं।
आज हमारे लिए बड़े सुख और आनंद का समय था ये कि मैं बैठा हुआ श्री पूजन सिन्हा जी के बारे में अपना कुछ सुन रहा था। तो हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी से श्री पूजन सिन्हा जी को एजुकेशन हो थोड़ा सा इनके सीनियर थे। 47 में का इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था, मैंने MA का दिया था। ऐसा सीनियर है, लेकिन उनका नाम सुनता आ रहा था, उनके व्यक्तित्व के बारे में सुनता आ रहा था। कोई परिचय नहीं था, अच्छी समय हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं था, इसलिए मुझे कोई मौका ऐसा नहीं मिला। मैं इतिहास में MA किया था, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था पढ़ने कहीं मुझे ऐसी जगह एक दफा ठहरा हुआ था जहाँ से उनका भाषा परिषद का ऑफिस बहुत करीब था। रास्ते में ही हमारे हिंदी साहित्य सम्मेलन के काम कर मुझे आशा हुई कि भाई यार इनको दर्शन तो करने का सोचा। तो वहाँ के ऑफिस में बहुत पहले ही आ जाते थे, 10 बजे आ जाते, उससे ही कॉलेज के। तो मैं चला गया, इतना मुझे मालूम हो गया था व्यवहार की, किसी से बड़े आदमी से मिलना हो तो उसके अपॉइंटमेंट में समय ठीक करके तो मिलना होता है। इसलिए मैं दृढ़ संकल्प था कोई बातचीत नहीं करूँगा, सिर्फ मैं उनका दर्शन ही करना।